स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है वो आता है बॉडी टाइप्स को लेके। कोई इंडिविजुअल कहता है कि सर मैं एक्टोमॉर्फिक हूं, तो मेरे को कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए। एक कहता है मैं एंडोमॉर्फिक हूं, कोई कहता है मैं मीजोमॉर्फिक हूं। और उन सबका ये डाउट भी आता है कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप इन बॉडी टाइप्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, होते क्या हैं, ये सच में होते हैं या नहीं होते हैं, और इनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर क्या होता है और इन्हें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो बिल्ट होती है और उसमें जो डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, और इसका लिंक टेम्परामेंट के साथ, फिजिकल एबिलिटीज के साथ, डिजीजेस के साथ क्या है, ये जो स्टडी है ये जितनी पुरानी साइंस है उतनी ही पुरानी है। ह्यूमन फिजिक को क्लासिफाई करना और उसके ऊपर स्टडी करना ये एंशिएंट टाइम से देखा गया है, क्योंकि उस समय बॉडी टाइप्स किस तरह की थी इस बेसिस पर चूज किया जाता था कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है क्या ये इतना फिट और स्ट्रांग है कि ये फाइट कर सकेगा हमारे साथ हमारी आर्मीज में। इनफैक्ट इवन ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेटिस ने 5th सेंचुरी बीसी में बॉडी टाइप्स को डिसाइफर किया था, उनमें डिफरेंशिएट किया था। एक इंडिविजुअल की जो फिजिक होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसके डाइटरी पैटर्न्स कैसे हैं, जेनेटिक और एवोल्यूशनरी फैक्टर्स, उसकी फिजिकल एक्टिविटी और उसके साथ साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और फिजिक्स को डिफरेंट शेप्स में या फॉर्म्स में क्लासिफाई करने का जो कंसेप्ट होता है उसे हम सोमैटोटाइपिंग कहते हैं। बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप के हिसाब से एक अगर आइडेंटिफिकेशन टैग हमें देना है तो वो हम सोमैटोटाइपिंग के थ्रू देते हैं। अब हम सोमैटोटाइपिंग की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में मल्टीपल साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ सोमैटोटाइप्स में ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करा, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम्स दिए। और अगर आप इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स जो है वो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वायोलाज मेथड था जो 1921 में एक इटालियन साइंटिस्ट वायोला ने दिया। उसके बाद एक जर्मन साइकेट्रिस्ट क्रेशमर ने 1921 में दोबारा एक डिफरेंट मेथड दिया बॉडीज को क्लासिफाई करने का। लेकिन जिस मेथड को हम आज यूज करते हैं जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को 3 सोमैटोटाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ, उसे कहते हैं शेल्डन्स मेथड। ये दिया था डॉक्टर विलियम शेल्डन ने, जिन्होंने 1926 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए पीएचडी करी साइकोलॉजी में और 1933 में एमडी करी। और 1940 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक ये पब्लिश करी। इसी बुक में उन्होंने ह्यूमन बॉडी को इन 3 टाइप्स में डिवाइड करा। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो हर एक ह्यूमन बॉडी होती है वो कभी भी एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी नहीं होती, यानी बिल्कुल एक्टोमॉर्फिक, बिल्कुल एंडोमॉर्फिक या बिल्कुल मीजोमॉर्फिक नहीं होता। ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो जनरली इन टाइप्स के कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। और शेल्डन ने ऑलमोस्ट 4000 मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टडी करा था, डिफरेंट एंगल्स उनकी फोटोग्राफी करी और उसके बाद इस मेथड को डिजाइन करा। जो 3 सोमैटोटाइप्स के बारे में शेल्डन ने बताया उसमें सबसे पहला आता है एक्टोमॉर्फ। जिनकी एक्टोमॉर्फिक फिजिक होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग और लीन होता है और उनकी बॉडी में जो मसल मास होता है वो काफी कम होता है और ओवरऑल फैट परसेंटेज भी काफी कम होती है। इन सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स जो बिल्कुल पतले लड़के होते हैं या जो अंडरवेट मैक्सिमम केसेस में आप देखते हैं लोगों को, वो एक्टोमॉर्फिक फिजिक में आते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफी हार्ड गेनर्स होते हैं। इनको ओवरऑल मसल गेन करने में या इवन फैट गेन करने में बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल होती है। इनके जो शोल्डर्स होते हैं और जो हिप्स होते हैं वो नैरो होते हैं और बोन लेंथ के कंपैरिजन में जो मसल साइज भी होता है वो भी छोटा होता है। अब काफी सारे लोग जो ओबीस हैं या जिनका फैट परसेंटेज हाई है वो इन लोगों को देखकर उनको लगता है कि भाई तुम्हारी तो ऐश है, तुम्हारे मजे हैं यार, तुम कुछ भी खाते हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ गेन ही नहीं होता है। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं ये एक अलग ही टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं मैक्सिमम केसेस में, बिकॉज कोई भी इतनी पतली और अंडरवेट बॉडी पसंद नहीं करता, इतनी नैरो फिजिक पसंद नहीं करता है। और वो ये जानते हैं कि जहां पर एक तरफ उनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है जो इन लोगों का जेनेटिकली होता है, इसलिए तुम्हें गेन नहीं होता, लेकिन ये लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं और एक फिट और एथलेटिक बॉडी और एक लीन फिजिक डेवलप करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक एक्टोमॉर्फिक फिजिक वाले हैं
तो आपको कैसा वर्कआउट और डाइट प्लान करनी चाहिए। देखिए ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस अलग चीज हैं, वो इंडिविजुअल के हिसाब से होती हैं, लेकिन जब मैं वर्कआउट की बात करता हूं तो एक्टोमॉर्फिक फिजिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्कआउट है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनफैक्ट एरोबिक वर्कआउट्स या एंड्योरेंस वर्कआउट्स इनको कम से कम करने चाहिए। ऑल्सो जब आप वेट ट्रेनिंग करें तो वेट ट्रेनिंग वर्कआउट भी आपका शॉर्ट और इंटेंस हो, जो 45 मिनट्स तक मैक्सिमम लिमिट आप करें अपने जिम के अंदर। आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइजेज हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आइसोलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके केस में कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जनरली एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की 3 एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वर्कआउट को शॉर्ट और इंटेंस रख के हमें एनर्जी को कंजर्व करना है और रिकवरी के लिए हमें मैक्सिमम जगह छोड़नी है। ऑल्सो कोशिश करिए कि अपने जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसे हफ्ते में 4 दिन अगर आप करते हैं आपके लिए बहुत है। तो शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट 4 डेज अ वीक इज मोर देन इनफ इनिशियली। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मसल गेन आपको नजर आएगा, आपका वेट गेन हो रहा है, तब आप नंबर ऑफ डेज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी को कंजर्व करना। जो कार्डियो सेशंस हैं, एंड्योरेंस सेशंस हैं, उनको आप मिनिमाइज रखिए। हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बार भी एंड्योरेंस वर्कआउट करते हैं, 15 से 20 मिनट भी बहुत होता है आपकी टाइप ऑफ फिजिक के लिए, क्योंकि जितना आप एंड्योरेंस करेंगे उतना आपकी मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो ऑलरेडी आपके केस में बहुत प्रेशियस है। एक्टोमॉर्फ के केस में डाइट का इशू नहीं आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली बहुत हाई रहता है, तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑलरेडी बर्न कर रहे होते हैं, तो इनका जो सरप्लस है वो आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना नहीं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट आए, पेट ही खराब हो जाए, ग्रेजुअली, लेकिन एक अच्छा अमाउंट ऑफ सरप्लस जो है इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में रखा जा सकता है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं ऐसे फिजिक वालों को कि सॉलिड फूड कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो कैलोरी डेंस प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं उन्हें इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1000 कैलोरी शेक है आप कैसे घर पे बना सकते हैं, और ऐसे और भी शेक्स हैं। इनको अगर आप घर पे बना के अपने मील्स, हैवी मील्स के साथ लेते, साथ मतलब जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया, तो बीच वाला जो टाइमिंग होता है उस समय आप इन शेक्स को कंज्यूम करते, तो आपका ओवरऑल कैलोरी बूस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत हैवी भी फील नहीं होगा। और आपका फोकस तीनों के तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे अमाउंट में लेने में होता है। ऐसे केस में खाली लीन प्रोटीन पे फोकस नहीं करना है, आपके केस में कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों को एडिक्वेट अमाउंट में सरप्लस में आपको लेना है। जो नेक्स्ट फिजिक आती है वो आती है एंडोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स में बिल्कुल उल्टी प्रॉब्लम होती है एक्टो के कंपैरिजन में। इनका बॉडी फैट लेवल बहुत ज्यादा होता है, इनका सॉफ्ट और राउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये वेट को बहुत इजीली गेन कर लेते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स आप देखेंगे, काफी लोग बोलते हैं भैया तेरे को तो पानी से भी वेट गेन हो जाता है, तो ये उस तरह के इंडिविजुअल्स हैं। तो जिस तरह से एक्टोमॉर्फ स्ट्रगल कर रहे होते हैं वेट गेन करने की, इनका स्ट्रगल जो है वो हमेशा रहता है फैट लॉस करने के ऊपर या वेट लॉस के ऊपर। जनरली इनका जो मिड सेक्शन है, स्टमक एरिया, हिप्स वगैरह है, काफी ज्यादा बल्की होते हैं, और इनका जो नेचुरल जेनेटिक मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है। अब ऐसे इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल रहती है वो रहती है सही अमाउंट ऑफ डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करना। अगर ऐसे इंडिविजुअल्स अपने लाइफस्टाइल को और सेडेंटरी बना लें तो इनको बाकी 2 बॉडी टाइप से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है और उसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी इन लोगों को ज्यादा होती हैं। एंडोमॉर्फिक फिजिक वाले जो हैं उनकी बॉडी में जो फैट है वो, जैसे मैंने बताया, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है और वो स्ट्रगल भी उतनी ज्यादा करते हैं फैट लॉस को करने में। हाउएवर एक इंडिविजुअल हो सकता है एक एक्टोमॉर्फ हो या मीजोमॉर्फ हो, और वो अगर बहुत एक्सेस खा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, स्पेशली अगर हम मीजोमॉर्फ की बात करें, तो वो भी एक एंडोमॉर्फ में टर्न हो जाता है। अब अगर आप एक एंडोमॉर्फ हैं तो आपकी जो वर्कआउट है उसकी वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी हाई रहनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट के साथ साथ आपके एंड्योरेंस वर्कआउट भी अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। आप हफ्ते में इजीली 5 डेज वर्कआउट कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, ज़्यादा करते हैं इवन बेटर। अगर आप बेसिक रेशियो रखना चाहते हैं तो अगर हफ्ते में आप 4 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर, जिसमें आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइज और सेट्स जो आप परफॉर्म करते हैं वो हाई रहेंगे, आप 1 घंटा या थोड़ा सा उससे ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इंटेंसिटी मैटर करेगी आपके केस में भी, और आप बाकी दिनों में जो आपके एंड्योरेंस सेशंस हैं उनको भी आप इजीली 45 टू 60 मिनट के सेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप कुछ वर्कआउट्स में एंड्योरेंस और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसे भी कंबाइन करके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एंड्योरेंस को स्ट्रेंथ के बाद ही परफॉर्म करना है, और जितना आप फिजिकली एक्टिव रहें अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट्स उतना आपके लिए बेटर है।
जितना आप वॉक कर सकें, जितना आप स्पोर्ट्स खेल सकें, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब हम डाइट की बात करते हैं, ऑफ कोर्स कैलोरी डेफिसिट जो है उसमें आपको रहना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली कैलोरी डेफिसिट रहिए, प्लस प्रोटीन इंटेक आपका एडिक्वेट रहना चाहिए। आपका जो कार्ब इंटेक है, फैट इंटेक है, वो स्लाइटली लोअर रहेगा, स्पेशली कार्ब इंटेक। प्रोटीन आपका एडिक्वेट रहना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट आप रखिए, ताकि आपका जो सटाइटी लेवल है एडिक्वेट प्रोटीन से वो भी अच्छा रहे, आपको क्रेविंग्स ना हो, और आपका जो लीन मसल मास है वो भी बिल्ड हो। इसलिए हैवी इंटेंस ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड बॉडी टाइप आता है वो आता है मीजोमॉर्फ्स। ये वो हैं जिनकी बॉडी काफी गिफ्टेड मानी जाती है, नेचुरली एथलेटिक होते हैं, फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं। ये अगर चाहें तो जल्दी वेट गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। इनके जो जनरली वेस्ट होती है वो नैरो होती है, शोल्डर्स वाइड होते हैं, और इनका जो मसल मास होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और ये गेन भी मसल बहुत अच्छा करते हैं। और ये जो है ये वेट ट्रेनिंग से या किसी भी एक्सरसाइज सेशन से सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। इनकी बॉडी सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है। बट ऑफ कोर्स ये भी वेट गेन करेंगे अगर ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे और ये बहुत ज्यादा जंक ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं और कैलोरी सरप्लस में चल रहे हैं। ऐसे लोगों का जो वर्कआउट सेशन है वो बहुत वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर गोल, लेकिन मैक्सिमम जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं, चाहे किसी डिफरेंट स्पोर्ट में हो, वेट ट्रेनिंग में हो। और अगर आप नहीं हैं और अगर आपकी ऐसी पर्टिकुलर फिजिक है, इतनी गिफ्टेड फिजिक है, तो फिर आप अपने जो जेनेटिक्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को काफी वेस्ट कर रहे हैं। अब मल्टीपल स्टडीज में भी इन बॉडी टाइप्स को कंपेयर आपस में करा गया है, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बॉडी टाइप्स को रिलेट करा गया है, कंपेयर किया गया है डिफरेंट स्पोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज में दिखाया गया है कि जो मीजोमॉर्फिक या फिट एथलेटिक बॉडी टाइप होते हैं वो स्प्रिंट वर्कआउट्स वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो जहां पर जंप्स वगैरह के वर्कआउट्स होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं वर्टिकल जंप्स वगैरह, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड जब हम एरोबिक या एंड्योरेंस वर्कआउट की बात करते हैं तो उसमें जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, इवन मीजोमॉर्फिक जो है वो ठीक परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट जहां पर भी एनारोबिक वर्कआउट्स में जहां पे स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस, स्प्रिंट परफॉर्मेंस वगैरह, हाइपरट्रॉफी देखी गई है, वहां पर जो मीजोमॉर्फ फिजिक है वो सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। हाउएवर पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी चाहे कोई भी टाइप ऑफ फिजिक हो, आप उसको प्रॉपर हार्डवर्क और गाइडेंस से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टोमॉर्फिक हैं तो आप प्रॉपर लीन मसल मास, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और डाइट से चेंज करके अपने को मीजोमॉर्फिक फिजिक में ला सकते हैं। इसके लाखों एग्जांपल्स हैं, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर आप एक एंडोमॉर्फिक हैं तो भी आप एक मीजोमॉर्फिक फिजिक डेवलप कर सकते हैं, अगेन बाय फॉलोइंग प्रॉपर वर्कआउट्स एंड डाइट, जहां पर आपका फैट लॉस बहुत अच्छा और साथ में स्ट्रेंथ गेन हो और मसल गेन हो। ऑल्सो आप कौन से बॉडी टाइप को लेकर पैदा होते हैं आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बॉडी टाइप्स को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं राइट गाइडेंस के थ्रू। ऑल्सो अगर आप एक मीजोमॉर्फिक और आपको लगता है कि भाई मैं तो पैदा ही बड़ा फिट एथलेटिक हुआ हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से आप भी इजीली एक एंडोमॉर्फिक बन सकते हैं, आप भी ओबीस हो जाएंगे अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखेंगे। ऑल्सो स्पोर्ट्स की जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपके बॉडी टाइप जो है वो आपको रियली हेल्प करेगा, और पता लग जाता है बचपन से ही कोई भी इंडिविजुअल किस स्पोर्ट में बहुत अच्छा एक्सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में 16 डिफरेंट स्टडीज को एनालाइज करा, जिसमें 887 मेल और फीमेल एथलीट्स को स्टडी करा गया डिफरेंट स्पोर्ट्स से। तो उन्होंने देखा कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स थे उनमें जनरली एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ सबसे ज्यादा थे, और जो बॉक्सिंग में जो जूनियर बॉक्सर्स वगैरह थे वो जनरली एक्टोमॉर्फिक फिजिक ज्यादा पोजेस करते थे। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जो शॉट पुट इवेंट्स हैं, हैमर थ्रो वगैरह है, इनमें जो इंडिविजुअल्स थे वो एंडोमॉर्फिक थे या इवन मीजोमॉर्फिक थे, और जो जंपर्स वगैरह थे, हाई जंपर्स वगैरह थे, वो जनरली एक्टोमॉर्फिक फिजिक ज्यादा पोजेस करते थे। तो आप ये देखिए कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी टाइप जो है वो खराब नहीं है, कोई कर्स नहीं है, वो आप जेनेटिकली लेकर पैदा हुए हैं। आप उसको यूज कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, और यही आपके एक्चुअली हाथ में है, क्योंकि आप अपने जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई होप बॉडी टाइप्स के ऊपर जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपको मिल गई होगी। अगर और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।